Hello to all of you. It's my second lecture on economics. That is the theory of cost. आज हम इस लेक्चर में कॉस्ट के बारे में जानेंगे, कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसके डिफरेंट थ्योरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा, हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को समझिए। एक्चुअली में कॉस्ट होता क्या है, ठीक है, और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। उसके बाद हम थ्रू ग्राफ्स भी समझेंगे कि टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर में जब मैं आपको ग्राफ फ्री हैंड ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आपको तुरंत दिमाग में समझ में आए कि हाँ, ये ग्राफ कहाँ से आया है। प्रीवियस लेक्चर में मैम ने बताया है, ये ग्राफ वहीं से आया है। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं चाहूँगी आप जब मेरा ये लेक्चर सुने, स्पेशली इकोनॉमिक्स का, तब आप एक पेन और कॉपी अपने साथ रखें और जो भी मैं चीज़ें बोलती हूँ आप उस चीज़ों को लिखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस में बहुत ही हेल्प करेंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख के नहीं डाली हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप उस चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, तो ये आपके लिए अभी एग्ज़ाम एज वेल एज आगे के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। कॉस्ट, ज़्यादातर जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों के बीच में ये भ्रम है, लोगों ने इस चीज़ को भ्रम में ले लिया है कि जो कॉस्ट है वो प्राइस और कॉस्ट जो है वो सेम यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबल फॉर्म में वो प्राइस और कॉस्ट को यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइस और कॉस्ट दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, प्राइस और कॉस्ट जो हैं दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, प्राइस आप कॉपी में लिखिए। नॉर्मल मैन को ऐसा लगता है कि प्राइस और कॉस्ट सेम है, पर एक बिजनेसमैन और एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान ले और उसको इस दिमाग में ठान ले कि कॉस्ट और प्राइस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम नॉर्मली मार्केट में जाते हैं और हम कोई सामान ख़रीदते हैं तो हम बोलते हैं, भैया इस सामान का प्राइस क्या है। कभी कभी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में निकल जाता है, भैया इस सामान का कॉस्ट क्या है। तो प्राइस एंड कॉस्ट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। आप इस चीज़ को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को मैं आपको बार बार रिपीट करना चाहूँगी कि प्राइस और कॉस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जो खर्च आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ बनाने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए जो खर्चे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो लागतें लगती हैं, लागत मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए जो लागतें लगती हैं उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट। ठीक है, अब बारी आती है प्राइस। ठीक, प्राइस किसी, आप एज ए कंज्यूमर जब उस सामान की कीमत पे करेंगे,
एज ए बिजनेसमैन जब उस सामान को आपको जिस प्राइस में बेचेगा, जिस कीमत में बेचेगा, जिस अमाउंट में बेचेगा, वो होता है प्राइस। कॉस्ट मतलब होता है आपने उसमें कितना लागत लगाया, और प्राइस मतलब होता है आप उसको कितने में बेच रहे हैं। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट मिक्स इट। ओके, आप इस चीज़ को मिक्स नहीं करेंगे कि जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है भैया, इसकी कॉस्ट क्या है भैया, ये कितने प्राइस का है। नॉर्मली लोग इसको मिक्स कर देते हैं, बट यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, आप इस चीज़ को मिक्स नहीं करेंगे। प्राइस एंड कॉस्ट आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। ओके, अब प्रॉफिट जो होता है वो हमको एकदम डिफरेंट इसको बता देता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इट मीन्स दैट जिस प्राइस में आप सामान बेचेंगे उसमें से हम जब कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि प्राइस और कॉस्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। प्राइस कॉस्ट से अधिक हुआ तो वो हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हम पहले कॉस्ट देखिए, आपको पता होगा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इनपुट। ठीक है, देयर आर फोर डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट, लैंड। लैंड में जो भी पैसे हम लगाते हैं वो हमको रेंट के रूप में मिल जाता है। जितना हम लेबर एज लेबर काम करेंगे, आप एज लेबर जब हम वर्क करते हैं तो हमको वो वेजेस के रूप में मिलता है। ठीक है, और जो कैपिटल हम लगाते हैं उसके बदले हमको इंटरेस्ट मिलता है। और एज ए एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता जिसको कहते हैं, ठीक है, हम क्या पाते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखिए, जैसे ही मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि कॉस्ट और आउटपुट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब रिलेशनशिप टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब जब सामने वाला इंक्रीज, दो किसी वेरिएबल पे जब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो अगर दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं और दोनों एक साथ डिक्रीज होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब दो कोई वेरिएबल है, उसमें से एक जो है इंक्रीज हो रहा है और दूसरा जब डिक्रीज होता है, दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, तो कॉस्ट और आउटपुट के बीच में कैसा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर कॉस्ट बढ़ी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, अगर कॉस्ट घटी तो आउटपुट भी घटेगा। ठीक है,
कैसा रिलेशनशिप है कॉस्ट और आउटपुट में? अगर कॉस्ट बढ़ी तो आउटपुट भी बढ़ेगा और अगर कॉस्ट घटी तो आउटपुट भी घटेगा। डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप था? डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था। डिमांड बढ़ती थी जब प्राइस कम होता था। ठीक है। और यहाँ कॉस्ट और आउटपुट पे कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप इस बात को जान लें कि कॉस्ट और आउटपुट में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आइए कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इस एक बुक का रेफरेंस ली हूँ मैं। उस बुक के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मांग का अध्ययन हम कर चुके हैं। हमने प्रीवियस जो क्लासेस हैं हमारी, जो हमने बीकॉम में पढ़े हैं, उसमें हमने मांग और पूर्ति का अध्ययन कर चुके हैं। किसी वस्तु की मात्रा जो बाजार में बिकने के लिए आती है, उसका निर्धारण उत्पादक उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉस्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्येक फर्म किसी एक उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। ठीक है। उत्पादनों के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करती है, जो कॉस्ट वो पे करती है, मैंने कहा इट इज़ ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब किसी चीज़ को आप बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, तो जो लागत लगती है दैट इज़ कॉस्ट। प्राइस और कॉस्ट टू डिफरेंट थिंग्स। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस में आएंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। मैंने बताया है लैंड के बदले हम रेंट देते हैं, ज़मीन के बदले हम क्या कर देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर श्रम के बदले हम वेजेस देते हैं, मजदूरी। कैपिटल पूंजी के बदले हमको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। इंटरप्रेन्योर उद्यमिता के बदले में जब हम एक उद्यमी एक बिजनेस जब चालू करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है। अब देखिए कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आउटपुट। O means output, C means cost। जैसा जैसा हमारा आउटपुट फंक्शन करेगा, हमारा कॉस्ट भी वैसा वैसा फंक्शन करेगा। या फिर और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जितना हम कॉस्ट लगाएंगे उतनी हमारी आउटपुट बढ़ेगी। ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कॉस्ट। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है। देखते हैं काइंड्स ऑफ कॉस्ट। तो आपने पढ़ा होगा, आप लिखते जाइए मेरे साथ। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट। आप सभी नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट। इसको एक्चुअल कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। प्रोडक्शन के समय जो भी कॉस्ट लगता है, इन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो भी कॉस्ट एक प्रोड्यूसर को लगता है रॉ मटेरियल के तौर पे, कच्चे माल के तौर पे, वो कॉस्ट क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है। और इस कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आगे जाके एमकॉम करना चाहते हैं, नेट सेट करना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज फॉर्म में आपको मिलते हैं कि कौन सा ऐसा कॉस्ट है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर एक्चुअल कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट रहेगा तो आपको उसको प्रेफर करना है। ठीक है।
अब देखिए, अकाउंटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन के टाइम जो भी कॉस्ट लगता है वो अकाउंटिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब यही अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर हम मनी कॉस्ट भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सामान्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के लिए उत्पादक को जो मुद्रा व्यय करता है उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत कहते हैं। इट मीन्स दैट चाहे वो कोई भी कॉस्ट हो, वो मनी वैल्यू में पे करता है, मनी वैल्यू में अगर वो पे करता है तो दैट इज मनी कॉस्ट, ठीक है। कैश के रूप में, मनी के रूप में, पैसे के रूप में जब वो कोई कॉस्ट पे करता है तो एज अ बिजनेसमैन हम अगर एज अ मनी के रूप में अगर कोई कॉस्ट पे करते हैं तो वो क्या है, हमारा मनी कॉस्ट। इसी में एक कॉस्ट आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बीकॉम, एमकॉम और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट एज ए मनी वैल्यू, मतलब जो हम क्या करते हैं, मनी के रूप में खर्च करते हैं, मतलब हम मजदूरी देते हैं, वेतन देते हैं किसी को, ठीक है, माल की कीमत पे करते हैं, उधार ली गई पूंजी का ब्याज, भवन पे का किराया पे करते हैं, रेंट देते हैं, लेबर का देते हैं, बीमा को देते हैं, दैट ऑल्स आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं, ठीक। अब आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है कि अगर इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये लागत, किसी चीज़ की लागत हम किसी चीज़ पे लगा रहे हैं, मतलब अगर हम कपड़ा की जगह में जूते बना रहे हैं तो जूते के ऊपर जो खर्च हम पे कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े को छोड़ के हम जूते के ऊपर में जो पे कर रहे हैं दैट इज आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब हम उस अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर पे लागत पे कर रहे हैं, अवसर के ऊपर लागत दे रहे हैं। मतलब हम को अवसर मिला है कि हम साड़ी की बजाय जूते बनाएं, ताकि हमको साड़ी की बजाय जूतों में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसका अपॉर्चुनिटी की फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने में जो कॉस्ट लग रही है हमारी दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो ओनर का सेक्रीफाइस है। ओनर, मालिक जो सेक्रीफाइस करता है, बेस्ट यूज़ करता है, अपनी जो लागत है उसको बेस्ट में यूज़ करता है। दो चीज़ें उसको मिली थी, उस दो में वो किसी एक को छोड़ के दूसरे में पैसे लगाता है, त्याग करता है। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग करना, जो वो त्याग करता है और जो कीमत उस त्याग पे अदा होती है वो क्या होती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये कॉस्ट जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करती है, ये अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती। जैसे हमने देखा था कि हमारी जो
अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ये सारी क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखती हैं, पर ये जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखती। अपॉर्चुनिटी को कैसे दिखाएंगे आप कैसे अपॉर्चुनिटी की दिखाएंगे? अपॉर्चुनिटी मतलब आपने दोनों में से किसी एक को, बेस्ट को चूज़ किया, तो बेस्ट को चूज़ किया तो वो आप कैसे दिखाएंगे? आप उसको सिर्फ पॉलिसी बनाने के समय, ठीक है, जब आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ बनाएंगे, कोई नया नया रूल्स प्रोसेस बनाएंगे, ठीक है, ऐसा कैसा किया जाए कि कंपनी की कीमत बढ़े, है ना, हमारा प्रॉफिट बढ़े, ऐसे जो डिसीजंस आप लेंगे तब ये कॉस्ट जो है वो आपको मदद करेगी, ठीक है। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर दूसरा आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को मिला के जो कॉस्ट लगती है वो क्या है हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट भी हमारे पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक। आप वन लाइनर क्वेश्चंस में आप ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, आप इसको नोट कीजिए। आगे आप जब कॉमर्स में कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये सारे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब कॉस्ट की बात आ गई, जब अकाउंटिंग कॉस्ट अलग है इकोनॉमिक कॉस्ट से, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी अलग होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट से, ठीक है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट होता क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब आप लिख लीजिए, अकाउंटिंग जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू जो हमको प्राप्त होगा बेचने के बाद, जो कुल हमारे पास रेवेन्यू आएगा आगम, ठीक है, हमारे पास जो कुल पैसे आएंगे उसमें से जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? जब हम टोटल कॉस्ट से दोनों इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जब हम प्लस करके टोटल कॉस्ट से माइनस कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है, हमको पता है इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों जुड़े होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हम टोटल रेवेन्यू में से इन दोनों कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है? आप रिवाइंड कर करके इन सारी चीज़ों को सुनेंगे, ठीक है। फिर आपने नॉर्मल सेंस में पढ़ा होगा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है जो आपके आउटपुट के साथ ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी लागत होती है, स्थिर लागत ऐसी लागत होती है जो हमारे उत्पादन के साथ ना ही बढ़ता है
और ना ही घटता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक एग्जांपल में लिख दिया हुआ है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट को मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री आपकी नहीं है, उस फैक्ट्री के अंदर में मशीन किसी और की है, और आप उस एक बड़ा सा रूम है मान लीजिए, आप उसके अंदर में मशीन लगा के अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो जो रूम है वो आपका नहीं है, मशीनें चीज़ें आपकी हैं, सारी चीज़ें आपकी हैं, पर वो रूम आपका नहीं है, वो जगह आपकी नहीं है। तो आप उस पर मान लीजिए रेंट पे कर रहे हैं, स्थिर है। आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको उस रूम का किराया देना ही होगा। मान लो उस रूम का किराया है 200 रुपये। तो देखिए, वो 5 इकाई प्रोड्यूस करता है तो भी उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं। 4 इकाई प्रोड्यूस करता है तो भी 200, 3, और जब वो कुछ पे नहीं करता, जब वो कोई भी इकाई प्रोड्यूस नहीं करता, नहीं उत्पाद करता है, बनाता नहीं है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, उत्पादन नहीं कर पाता है, तो भी उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट से आपको दिख रहा है 200 रुपये उसको देने पड़ते हैं। और आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ये दिख रहा है 100, 200। प्रोडक्शन क्या है? एक इकाई है, 0 इकाई में 200, 1 इकाई में भी 200, 2 इकाई में भी 200, 3 इकाई में भी। ये देखिए, ये उत्पादन है और ये लागत है। आप उत्पादन कर रहे हैं, 1 इकाई कर रहे हैं तो भी आपको 200 देना पड़ रहा है, 2 इकाई कर रहे हैं तो भी 200 देना पड़ रहा है, 3 इकाई, 4 इकाई कर रहे हैं तो भी 200 रुपये देने पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लागत है वो क्या है? स्थिर है। ठीक है, जो आपके उत्पादन के बढ़ने या घटने से बढ़ती या घटती नहीं है। इसको कहते हैं हम स्थिर लागत। ठीक है, समझ में आया सबको? इसको कहते हैं हम स्थिर लागत। ठीक, अब आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, मतलब परिवर्तनशील लागत। ठीक, परिवर्तनशील वह लागतें होती हैं जो वस्तु के बढ़ने से बढ़ेगी और वस्तु के कम होने से कम होगी। और जो, ठीक है, आपने अगर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो आपकी का जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्थिर लागत क्या थी? आप शून्य में भी कुछ आपको 200 रुपये देना पड़ रहा था। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? शून्य, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपका? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? रेंट, आप किराया दे रहे हैं। आप बना रहे हैं, सामान नहीं बना रहे हैं, मैटर नहीं करता, आपको किराया देना ही है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है आप जब रॉ मटेरियल लाएंगे, कच्चा माल लाएंगे, तब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अगर आपने कच्चा माल या वेरिएबल कॉस्ट को समझ लीजिए, रॉ मटेरियल, कच्चे माल के ऊपर जो आप खर्च करते हैं वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। जब आप कच्चे माल नहीं लाएंगे तो कॉस्ट भी आपकी 0। जब आप 1 इकाई उत्पादन किए उसमें 40 रुपये लगा के, तो 1 उत्पादन 40 रुपये, 2 60, मतलब अब ये वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप अपनी इकाई बढ़ाते जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट की कीमत भी बढ़ती जाएगी। और वो कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको कई बार मैंने क्लास में बताया है, जब किसी भी 2 वेरिएबल्स, 2 यूनिट है, 2 किसी
इकाई, दो किसी वेरिएबल के बीच में जब हमको संबंध स्थापित करना पड़ता है तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जब हम ग्राफ में जब उसको प्लॉट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट स्लोप, मतलब प्रत्यक्ष मतलब एक अगर बढ़ेगा, सॉरी अप्रत्यक्ष मतलब ये अप्रत्यक्ष का हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, मतलब आप अगर वो बढ़ रहा है तो एक घटेगा, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और दूसरा अगर घट रहा है तो पहला बढ़ेगा, जैसे मांग और डिमांड और प्राइस में होता था। तो उसका कर्व कैसा बनता था, ऐसा। प्रत्यक्ष का कर्व कैसा बनता है, प्रत्यक्ष संबंध का ऐसा, लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव रिलेशन, नकारात्मक संबंध, कैसा संबंध है, नेगेटिव रिलेशन, नकारात्मक संबंध। पॉजिटिव रिलेशन मतलब आप क्या समझते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरे के घटने से पहला भी घटेगा। और इसका ये कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है, इधर राइट टू लेफ्ट, और वो कैसा बनता है, लेफ्ट टू राइट। ये है आपका इनडायरेक्ट रिलेशन और ये है आपका डायरेक्ट रिलेशन। तो आपके आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो उसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। देखो, जब आपने एक इकाई प्रोड्यूस की तो आपकी 40 है, आप ग्राफ पे देखेंगे। ठीक है, जब आपने एक इकाई प्रोड्यूस की तो वो 40 है। शून्य पे शून्य है, 2 पे 60, 3 पे 80, ऐसा करके आपको ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व दिख रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको क्लियर हुआ है। ठीक, अब हम आइए देखते हैं टोटल कॉस्ट। आपने देख लिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, एक मैंने चार्ट पे यहाँ पे एक शेड्यूल बनाए हैं। TFC मतलब होता है टोटल कुल स्थिर लागत, और TVC मतलब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। जब आप एक इकाई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट 200, 200, 200, 200, 200। और जब आप वेरिएबल कॉस्ट, अगर इकाई शून्य है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्या है, शून्य है। जब इकाई 1 है तो 40। और एक फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। कुल लागत मतलब होता है कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को मिला के हमारा कुल लागत किसी इकाई को बनाने में कितना लगा। तो आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, किसका, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत धन कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, कुल स्थिर लागत धन कुल परिवर्तनशील लागत। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा कुल लागत का। ठीक है, यहाँ होगा आपका आउटपुट इकाई और यहाँ होगी लागत, कॉस्ट।
ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो और वेरिएबल हमने पढ़ा है वो ऐसे जाती है। तो कुल लागत क्या होगा? देखो, लागत, कुल लागत तो हमको फिक्स्ड कॉस्ट पे भी देनी पड़ेगी। ठीक है, कुल लागत तो हमको फिक्स्ड कॉस्ट पे भी देनी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया है। कुल लागत देखिए यहाँ पे आप, कुल लागत आप यहाँ पे देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 200 है। ठीक है, वेरिएबल शून्य है तो ये भी शून्य है, पर कुल लागत तो आपको 200 देना ही पड़ रहा है। ये हमारा 200 वाला लाइन है, कुल लागत तो हमको 200 रुपये देना ही पड़ रहा है। तो वो जीरो से, कुल लागत वाली लाइन जीरो से ना होके हमारी कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ये है हमारा टोटल कॉस्ट और ये है हमारा टोटल, और ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब चार्ट में एक बार देख सकते हैं, जो मैंने चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया है, कि जो हमारा टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से बनेगा, और ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसा बनेगा? ऐसा। हमने ये कर्व अलग अलग करके भी इस लेक्चर में देखा है, और एक साथ करके भी हमने ये इस लेक्चर में हमने इस कर्व को देखा है। आई होप कि आपका, मैंने आपको आज जो टॉपिक्स लागत के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया है वो आपका पूरा हो गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जाना कि लागत और कीमत दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, कॉस्ट और प्राइस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और लागत और कीमत के बीच का अंतर ही क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, हमने फिर अकाउंटिंग कॉस्ट जो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो अकाउंटिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट पढ़ा हमने, अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ा, और हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट भी पढ़ा। उसके बाद हमने टोटल, उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट भी पढ़ा, और देखा हमने कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलाते हैं तो हमको टोटल कॉस्ट मिलता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा फिक्स होता है, जैसे हमको ज़मीन का किराया देना ही होगा, हम वहाँ पे ज़मीन में प्रोडक्शन करें या ना करें, हम उस मकान का किराया देंगे ही जहाँ पे हमने फैक्ट्री लगाई है, मशीन लगाई है, वो चाहे आप उसमें प्रोडक्शन करें या ना करें। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जब हम कच्चा माल लगाएंगे तब हमारा प्रोडक्शन होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसका डायग्राम हमने देखा, बहुत ही इजी वे में हमने समझने की कोशिश की। आई होप मैं आपको इसको इजी वे में समझा पाई। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैम यहाँ पे हमको और
समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में ही बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा एफ़र्ट, मैं आपके लिए अगर छोटा सा स्टेप ले रही हूँ, आपको कोशिश कर रही हूँ कि ऑनलाइन मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मैंने इसके पहले ऑनलाइन क्लासेस ली है, ना ही मैंने इतना वास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कभी किया है। तो बस आप लोगों के लिए एक एफ़र्ट है, मैं कोशिश की कि आपका हेल्प कर सकूं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इसको रिवाइंड कर कर के पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो बताइए। अच्छा लगा तो एक लाइक कर भी सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे आपको थ्योरीज़, क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ जाने से हम सारी चीज़ों को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। किसी चीज़ को हम टुकड़ों में समझें तो वो हमको ज़्यादा अंडरस्टेबल होगा। ओके, तो आप, मैंने जितने भी कॉस्ट आज बताया है आप उसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।